चलो लेट्स स्टार्ट। सो पहले वो 2-3 क्वेश्चन जो दिए थे वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। एक तो 3.8 था अनसॉल्व्ड का इंटेक्स, वो मैंने यही डिस्कस कर लिया था कि सजेस्ट अ वे टू डिटरमाइन लैम्डा एम नॉट वैल्यू ऑफ वाटर। ये थे, ये मैंने उस दिन बताया था ना कि वाटर आपका एक वीक इलेक्ट्रोलाइट ही है, हमको H पॉजिटिव और OH नेगेटिव चाहिए। व्हाट विल बी द कोलरॉश लॉ फिर फॉर दिस? H2O है ना। लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी फॉर वाटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव एंड आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ OH नेगेटिव। दोनों के सामने 1-1 ही आएगा क्योंकि फॉर्मूले में, समझ रहे हैं ना? ठीक, नेक्स्ट। ये दोनों चीजें हमें कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से मिलेंगी, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट से तो हमें बेसिकली उसका ग्राफ से तो हम लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करेंगे, कोई एक एसिड ले लेंगे, कोई एक बेस ले लेंगे। जहां से एसिड से मुझे H पॉजिटिव की वैल्यू मिल जाएगी, बेस से मुझे OH नेगेटिव की वैल्यू मिल जाएगी। तो लैम्डा एम नॉट ऑफ HCl, लैम्डा एम नॉट ऑफ NaOH, तो यहां से मुझे H और OH मिल जाएगा। बचा इन दोनों को हटाने का काम, तो NaCl है ना। NaCl भी आपका एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये तीनों का इक्वेशंस को हम मैनिपुलेट करके अपना डिजायर्ड इक्वेशन ला सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा आपका Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, और ये हो जाएगा Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है, तो बस हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करना है और 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, 1 + 2 - 3, यू विल गेट योर डिजायर्ड इक्वेशन। ठीक है, वैल्यू यहां पे दी नहीं तो हमको फाइनल वैल्यू नहीं निकालनी है, यू जस्ट हैव टू सजेस्ट अ वे, दिस इज अ वे। ठीक है, ओके। इसकी जगह आप कोई और एसिड भी ले सकते हो, इसकी जगह कोई और बेस भी ले सकते हो, फिर जो भी उसके जो बचे हुए आयंस होंगे ना, उसके अकॉर्डिंग सॉल्ट ले लेना। Am I clear? बस ये ध्यान रखना कि दो शुड बी स्ट्रॉन्ग वंस, वीक मत ले लेना, क्योंकि वीक का तो आपको वैसे ही नहीं पता रहेगा ना वैल्यू। वाटर भी तो वीक है, तभी तो हम कोलरॉश लॉ लगा करके वाटर का मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकाल रहे हैं, राइट? तो ऐसे ही 3 चीजें लेना जो स्ट्रॉन्ग हो इलेक्ट्रोलाइट्स। एम आई क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया। फिर इसका 3.9 बना सबसे 3.9। चलो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या था? द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ 0.025 मोल पर लीटर। ये कंसंट्रेशन आपको दिया था 0.025 मोल पर लीटर, ये कंसंट्रेशन है। किसका कंसंट्रेशन दिया है? मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड इज HCOOH, राइट? ये है मिथेनोइक एसिड। इसका आपको क्या दिया है? मोलार कंडक्टिविटी यानी कि लैम्डा एम कितना दिया हुआ है? 46.1 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये दिया हुआ है। ओके, आगे कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आपको निकालना है अल्फा एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka, राइट? गिवन क्या है आपको? आपको H पॉजिटिव का लैम्डा दिया हुआ है 349.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, एंड आपको दूसरा HCOO नेगेटिव का लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटीज बोलते हैं ना इनको, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी कितना दिया हुआ है? 54.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये इतना डेटा आपको गिवन है, अल्फा और के निकालने बोला है, राइट? तो अल्फा का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था कोलरॉश लॉ के एप्लीकेशन में, कि अल्फा इज लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नॉट। लैम्डा एम सी इज गिवन इन द क्वेश्चन, जो आपको डेटा दिया हुआ है दैट इज एक्चुअली लैम्डा एम एट द गिवन कंसंट्रेशन, दैट इज 46.1। और रही बात लैम्डा एम नॉट की, तो वो इन दोनों डेटा से आप निकाल सकते हो कोलरॉश लॉ लगा करके, दोनों को ऐड करना है बस, और कुछ नहीं। बिकॉज लैम्डा एम नॉट ऑफ HCOOH इज इन दोनों का आयनिक कंडक्टिविटी, हाँ या ना? सम ऑफ आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ बोथ द आयंस मल्टीप्लाई 1 होगा दोनों के आगे, क्योंकि आप जब इसको ब्रेक करोगे ना HCOOH को, तो इट विल ब्रेक इन दिस मैनर, H पॉजिटिव एंड HCOOH
नेगेटिव। एम आई क्लियर? तो 1 1 आया नहीं है ना दोनों, तो यहाँ पे 1 1 मल्टीप्लाई होगा बस। एम आई क्लियर? ठीक है, तो इससे आपका पहले मिलेगा लैम्डा एम नॉट। क्या आ रहा है लैम्डा एम नॉट? क्या आ रहा है? व्हाट इज लैम्डा एम नॉट? ऐड करने पे 402, कितना 404 आ रहा है सबका। 404.2 इसकी वैल्यू आएगी, 404.2 यूनिट वही होगी, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ओके, नाउ डिवाइडिंग दिस टू, ये वाला क्वेश्चन में जो गिवन है वो डिवाइड बाय जो हमारा लिमिटिंग वैल्यू है। आप देख रहे हो इस कंसंट्रेशन पे कितना कम वैल्यू है, 46.1। अब इमेजिन करो, क्वेश्चन इमेजिन करो, एट दिस कंसंट्रेशन मोलार कंडक्टिविटी इज दिस। आपको कंडक्ट आप क्या करते हो, कंसंट्रेशन कम करते हो ताकि मोलार कंडक्टिविटी बढ़े। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन में देखो इतनी ज्यादा आएगी मोलार कंडक्टिविटी। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोलार कंडक्टिविटी ऑफ मिथेनोइक एसिड। एम आई क्लियर? ये मैक्सिमम वैल्यू है इसकी ना। आप डाइल्यूशन करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ये वो नंबर है जो आपको ग्राफ में एक्स्ट्रापोलेट करके मिलेगा। एम आई क्लियर? आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना? ठीक है, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो अल्फा कितना आ रहा है दोनों को डिवाइड करने पे? 0.114, 0.114 ये आपके अल्फा की वैल्यू आएगी। कैलकुलेशन करना पड़ेगा, दोनों को डिवाइड करेंगे, 46.1 डिवाइडेड बाय 404.2, दैट विल बी 0.114। यहां तक ठीक है? नाउ अल्फा निकल गया, तो के का फॉर्मूला क्या था? व्हाट वाज के? सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, बस सिंपली पुट कर देना वैल्यू एंड आपको फाइनली के का वैल्यू मिलेगा। कितना आ रहा है के का वैल्यू? के आ रहा है 3.67 इंटू 10 टू द पावर -4। ठीक है, यूनिट नहीं होगा इसका, कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर है यहां तक? सी का वैल्यू आपको पता है 0.025, अल्फा आपने निकाल लिया है, बस पुट करना है वैल्यू। ठीक है, देखा आशुतोष, यही वाला क्वेश्चन में बोल रहा था आशुतोष। चलो इसके बाद और क्या था, एक एक्सरसाइज से क्वेश्चन था ना, 3.11। 3.11 देखो, ये नहीं बना, कोई बोला था 3.11 नहीं बना? हाँ, एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन का नहीं बना था। कौन सा? 3.11। अच्छा, यही नहीं बना 3.11। ओके ठीक है, तो इसमें क्या दिक्कत है? आपको क्या दिया हुआ है 3.11? जल्दी इसको लास्ट देखते हैं। 3.11, चलो देखते हैं क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, वही समझ में आना चाहिए गिवन। ठीक है, ओके, कंडक्टिविटी ऑफ 0.00241 एम, ये आपका मोलारिटी दिया हुआ है। ठीक है, मोलारिटी इज सी आपका दिया हुआ है 0.00241 मोल पर लीटर। ठीक है, आफ्टर दैट इज 7.896 इंटू 10 टू द पावर -5 सीमेंस पर सेंटीमीटर। कप्पा दिया हुआ है आपको, यहां मिस्टेक हो सकती है, आपको लगेगा कि ये लैम्डा एम दिया है, बट यूनिट से भी अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना। और मोलार कंडक्टिविटी नहीं लिखा है, कंडक्टिविटी लिखा हुआ है, तो कप्पा क्या दिया हुआ है आपको? 7.896 इंटू 10 टू द पावर -5 सीमेंस पर सेंटीमीटर। क्योंकि अगर ये मोलार कंडक्टिविटी होता तो यूनिट सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल होती ना, पर क्योंकि ये आपका कंडक्टिविटी है इसलिए यूनिट क्या है? सीमेंस पर सेंटीमीटर। गुरलीन बनाया क्वेश्चन? कुछ भी नहीं? क्यों क्यों? देख के बोलना है सर। ओके, कैलकुलेट इट्स मोलार कंडक्टिविटी, लैम्डा एम निकालना है। ठीक है, एंड लैम्डा एम, अच्छा, एंड इफ लैम्डा एम नॉट फॉर एसिटिक एसिड, ये आपको दिया है लैम्डा एम नॉट एसिटिक एसिड का इज 390.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, ये निकालना है, लैम्डा एम सी निकालना है, लैम्डा एम नॉट दिया है एसिडिक एसिड का, तो इससे निकालेंगे ना लैम्डा एम सी। क्या फॉर्मूला होता है? व्हाट इज लैम्डा एम सी या लैम्डा एम इज इक्वल्स टू कप्पा इनटू 1000 अपॉन सी। सेंटीमीटर में चाहिए ना, इसलिए इनटू 1000 किया ऊपर, अगर मीटर में चाहिए होता तो मैं डिवाइड बाय 1000 करता। राइट, ये किया है सब। तो लैम्डा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी, ये करोगे सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 32.76 और यूनिट क्या हो जाएगी? यही सेम यूनिट, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। समझ रहे हैं क्या? देखो इसकी भी मोलार कंडक्टिविटी बढ़ रही है ना इनफाइनाइट डाइल्यूशन में। एट दिस कंसंट्रेशन इसकी मोलार कंडक्टिविटी कितनी है? 32.76। और आप अगर कंसंट्रेशन और कम कर रहे हो तो देखो इनफाइनाइट में कितनी है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन में 390.5।
ठीक है, ओके, तो ये निकल गया, इसके बाद अल्फा निकल जाएगा। व्हाट इज अल्फा? सेम फॉर्मूला, लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नॉट। देखो लैम्डा एम सी एंड लैम्डा एम इज सेम ना, हम यहाँ पे सी नहीं लिखे हैं बट इट इज सेम, उसी कंसंट्रेशन में तो निकाले हैं ना। एम आई क्लियर? ठीक है, ओके, इसको करोगे सॉल्व तो अल्फा क्या आ रहा है? 8.4 इंटू 10 टू द पावर -2, क्या बोले? 0.084 चलेगा। ठीक है, बट एक्चुअली क्या होता है ना, हम जब भी लिखते हैं तो एक साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिखते हैं आंसर को। 9-10 तक चलो ठीक है, हम ऐसा लिख देते थे आंसर, बट हमने 11th में पढ़ा ना चैप्टर 1 में एक साइंटिफिक नोटेशन होता है कि व्हेनेवर वी राइट आवर आंसर वी यूज साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या होता है? आपका नंबर जो है ना सामने, योर आंसर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ n इंटू 10 टू द पावर n, जहां पे कैपिटल N की वैल्यू 10 से कम होनी चाहिए और ये आपका पावर होता है। तो जैसे ये 0.084 लिख दिए ना, तो इसको अपन 8.4 लिख के 10 टू द पावर माइनस में चढ़ा दिए, तो दिस वैल्यू इज लेस देन 10, मतलब वो 1 से 10 के बीच में आनी चाहिए वैल्यू, ना कि ऐसे। तो इससे क्या होगा ना, इससे फायदा बस ये कि सबका आंसर एक जैसा दिखेगा। अब सबको पता है साइंटिफिक नोटेशन ये होता है, तो किसी का साइंटिफिक नोटेशन अलग थोड़ी ना होगा, सबका आंसर फिर यही दिखेगा, 8.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस। दैट इज द रीजन व्हाई एक साइंटिफिक नोटेशन निकाला गया, ताकि सबका आंसर एक जैसा दिखे, वरना आप 0.084 को तो आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हो ना। Am I clear? ठीक, ये आपका आ गया 8.4 और के निकालना है, तो अगेन वही सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, तो क्या आ जाएगा इसका फाइनल आंसर? 1.86 इंटू 10 टू द पावर -5, ये दोनों आएगा आंसर। ठीक है आशुतोष, देखिए गलती कहां पे, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होगी देख ले, या फिर कुछ जो गिवन है वो गड़बड़ लिया होगा, तो आपका आंसर कुछ और आ रहा होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये हमारे चैप्टर का एक पार्ट हुआ है, ठीक है, जहां पे हमने क्या किया है, व्हाट वी हैव डिड इन दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर, हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ रहे थे ना इतने देर से हम इस चैप्टर में, अरे हाँ या ना? अभी तक हम क्या कर रहे थे, मैंने इस चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, इनफैक्ट 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल और दूसरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में अभी तक हमने क्या किया, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, इलेक्ट्रोलिटिक सेल का काम क्या था, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा था। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, मतलब ऐसे रिएक्शंस जो स्पॉन्टेनियस नहीं है, अपने आप नहीं हो रहे थे, उनमें हमने इलेक्ट्रिसिटी दिया और उनका रिएक्शन हुआ। तो ये हुआ हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल का काम, जहां पे एनोड में आपके एनायंस जा रहे थे, कैथोड में कैटायंस जा रहे थे, वहां जाके डिस्चार्ज हो रहे थे। ठीक है, फिर उसकी हमने कंडक्टिविटी पढ़ी, कंडक्टेंस पढ़ा, रेजिस्टेंस पढ़ा, ये सब उसी इलेक्ट्रोलिटिक सेल का ही पार्ट था पूरा। ठीक है, अब आएंगे हम सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर में, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये जस्ट ऑपोजिट वर्क करेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या फिर इसको हम कहते हैं गैल्वेनिक सेल। ये क्या काम करने वाला है, जो ऑलरेडी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, ऐसे रिडॉक्स रिएक्शन जो स्पॉन्टेनियस है, उनकी हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। मतलब यहां पे होने वाला है केमिकल एनर्जी, क्या होने वाला है, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये इसका मेन मोटो है। ठीक है, चलो इसको लिखते हैं अपन, पहले लिखो, हेडिंग डाल लेना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या फिर गैल्वेनिक सेल, और करके लिख लो दोनों के नाम, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल। ठीक है, इसमें लिखो, अ डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट, अ डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट, अ डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी, a device used to convert the chemical energy
a device used to convert the chemical energy produced in a redox reaction, chemical energy produced in a redox reaction into electrical energy, is called an electrochemical cell, or galvanic cell, or voltaic cell, VOLTAIC, voltaic cell, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल। ठीक है, इसमें कुछ एक एग्जांपल लिखना। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ डेनियल सेल। डेनियल सेल इसका एक एग्जांपल है। डेनियल सेल, DANIEL, डेनियल सेल। देखो उसका वर्किंग कैसा होता है। मैंने आपको चैप्टर जब शुरू हो रहा था तो अपन ने दो टाइप के रेडॉक्स रिएक्शन देखे थे, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शंस वो होते हैं जो एक ही बीकर में दोनों हो रहा है, उसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, उसी बीकर में रिडक्शन हो रहा है। जैसे कि अगर मैं एक बीकर लूं जिसमें कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होगा, ठीक है, इसमें आपने एक जिंक रॉड को डिप कर दिया, तो अब क्या होगा यहाँ पे रिएक्शन, Zn प्लस CuSO4 gives you ZnSO4 प्लस Cu। मतलब जितना भी जिंक है वो +2 होता जाएगा, यानी कि ऑक्सीडाइज हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, और जितना भी कॉपर है Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बनता जा रहा है। अल्टीमेटली आप देखोगे कि ये जो कलर है ना, ब्लू कलर, वो धीरे धीरे फेड होता जाएगा। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये यहाँ पे दोनों ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक ही बीकर में हो रहा है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। वहीं पे हो रहा है, दोनों चीजें डायरेक्टली वहीं हो रही है। और एक होता है इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन जो हम अपने गैल्वेनिक सेल में यूज करते हैं। वहां क्या होगा, एक बीकर हम लेंगे, यही सेम रिएक्शन मैं अलग तरीके से करवा रहा हूं, इनडायरेक्टली करवा रहा हूं। एक बीकर लूंगा जिसमें मैं रखूंगा जिंक सल्फेट, ठीक है, यहां पे जिंक सल्फेट है, और दूसरा बीकर लूंगा, यहां पे है कॉपर सल्फेट। हमारे रिएक्शन में दोनों है ना, कॉपर सल्फेट भी है, जिंक सल्फेट भी है, बट यहां पे वो दोनों एक ही बीकर में थे, बट यहां मैं उन दोनों को अलग अलग बीकर में रखूंगा क्योंकि मैं इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन करवाना चाह रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे आपका जिंक सल्फेट, यहां पे हो गया आपका कॉपर सल्फेट। ठीक है, जिंक रॉड को मैं डिप करूंगा आपके जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में, दिस इज जिंक रॉड, और यहां पे मैं डिप करूंगा कॉपर रॉड। दो अलग अलग बीकर, एक बीकर में ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे बीकर में रिडक्शन होगा। ठीक है, ये दोनों हो गए अलग अलग। नाउ इन दोनों को मैं बाहर से वायर से कनेक्ट कर दूंगा। ऐसा इसलिए कर रहे हैं अपन क्योंकि अगर ये जिंक है, जिंक का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि जिंक यहां से निकल के कुछ ऐसे ब्रेक होगा, ध्यान देना इस इक्वेशन को, ऐसा कुछ होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए ना, और क्या बन गया, Zn2 पॉजिटिव। तो ये Zn2 पॉजिटिव इस सॉल्यूशन में मिक्स हो गया, लिविंग बिहाइंड 2 इलेक्ट्रॉन्स इन दिस रॉड। रॉड में 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ गया, राइट। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन ना इस वायर के थ्रू, तभी तो वायर लगाए ताकि कंडक्टर है, इस वायर के थ्रू वो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करके कहां आएंगे, यहां पे, ताकि रिडक्शन भी तो हो। ऑक्सीडेशन तो वहां हो गया ना एक बीकर में, इसको कहते हैं हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। हाफ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कंप्लीट दोनों मिलके एक सेल है, लिनियर सेल, बट किसी एक के बारे में बात कर रहा हूं तो क्या बोलूंगा उसको मैं, हाफ सेल। समझ में आ रहा है। और उस हाफ सेल में क्या प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो इसलिए उसका नाम क्या कहलाया, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और ऑक्सीडेशन कहां होता है, नहीं लेफ्ट में होता है, बट कौन से इलेक्ट्रोड में होता है, एनोड में। मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बताया था ना, किसी को याद है वो क्या, हाँ AOCR, AOCR है ना, एनोड में ऑक्सीडेशन, कैथोड में रिडक्शन। A फॉर एनोड, O फॉर ऑक्सीडेशन, तो एनोड में ऑक्सीडेशन, हाँ ठीक है, वो लेफ्ट में रखते हैं नो डाउट। ठीक है, तो ये लेफ्ट वाले बीकर में क्या हो रहा है,
ऑक्सीडेशन, और ये एनोड होना चाहिए हमारे कंसेप्ट के हिसाब से, ठीक है, हम देखेंगे उसको। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट। वो 2 इलेक्ट्रॉन यहां ट्रैवल करके आया, ठीक है। अब यहाँ पे वो 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है और आपके पास यहाँ पे बहुत सारे कॉपर आयन है, हाँ या ना, देखिए कॉपर सल्फेट तो है ना। जैसे यहाँ पे आपके पास जिंक आयन पहले से था और सल्फेट आयन भी पहले से था, वैसे यहाँ पे आपके पास कॉपर आयन भी था और सल्फेट आयन भी था। तो ये कॉपर आयन उन 2 इलेक्ट्रॉन्स जो वहां से ट्रैवल करके यहां तक आए हैं, उन 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन, रिडक्शन, और कॉपर बन के यहां पे डिस्चार्ज हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या? तो हो गया रिडक्शन, यहां हुआ ऑक्सीडेशन, यहां हुआ रिडक्शन। दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन हाफ सेल, दिस इज कॉल्ड एज रिडक्शन हाफ सेल। तो ये तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ ना, बट अभी करंट फ्लो होना स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि करंट को क्या चाहिए, एक क्लोज्ड पाथ। करंट नीड्स अ क्लोज पाथ, तभी करंट ट्रैवल करेगा। आपने ऐसे कवर कर दिया तो इलेक्ट्रॉन तो ट्रैवल कर रहा है, बट अभी ये पाथ पूरा क्लोज नहीं है। कहां से ये ओपन है, बीच में ओपन है ना, यहां से तो आपने कनेक्ट कर दिया, बट फिर इन दोनों का कनेक्शन नहीं हुआ ना। ये कनेक्ट हो गया तो आप बोलोगे कि हाँ, नाउ दिस इज अ क्लोज्ड सर्किट, क्लोज्ड पाथ है, तो करंट फ्लो होगा। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, एक ब्रिज लगा देते हैं, है ना, उसको हम कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। क्योंकि इसके अंदर अपन सॉल्ट भरते हैं, सॉल्ट का पेस्ट भरते हैं, दैट इज व्हाट इज नोन एज सॉल्ट ब्रिज। उसके 2 काम है। पहला काम है, एक तो कनेक्शन कंप्लीट कर रहा है, एक तरह का स्विच हो गया ना, जिसने सर्किट को कंप्लीट किया। और दूसरा, ये न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। न्यूट्रलिटी मेंटेन करने का मतलब क्या है, जैसे मैंने क्या बताया, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जिंक रॉड से जिंक निकल निकल के बाहर आ रहा है ना, तो यहाँ पे बहुत सारा जिंक 2 पॉजिटिव एक्यूमुलेट नहीं हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि पहले चलो एक आया तो एक आसानी से आ गया, दूसरा भी आ गया, 10-20 आसानी से आ गए। अब क्या हो गया, यहाँ बहुत सारी भीड़ हो गई जिंक 2 पॉजिटिव की। तो अब ये जो जिंक 2 पॉजिटिव है ना, ये आने वाले जिंक 2 पॉजिटिव को रिपेल करेंगे, आने नहीं देंगे जल्दी से। तो ये सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा, इस सॉल्ट के पास जो नेगेटिव आयन होगा ना, वो नेगेटिव आयन यहां आएगा और इस जिंक को न्यूट्रलाइज कर देगा। एम आई क्लियर? पॉजिटिव चार्जेस है ना, पॉजिटिव चार्जेस को नेगेटिव चार्जेस आके न्यूट्रलाइज कर देंगे, ताकि यहां पे ज्यादा भीड़ ना हो। किसकी भीड़ ना हो, जिंक 2 पॉजिटिव की। एम आई क्लियर? इसलिए 2 काम है इसका, सॉल्ट ब्रिज का। एक तो सर्किट कंप्लीट कर रहा है, इंटरनल सर्किट कंप्लीट कर रहा है, एक्सटर्नल सर्किट तो ये वायर कंप्लीट कर रहा है हमारा, और इंटरनल सर्किट कौन कंप्लीट कर रहा है, ये सॉल्ट ब्रिज। और दूसरा इसका काम है न्यूट्रलिटी मेंटेन रखना, दोनों सॉल्यूशन में न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखना इसका दूसरा काम है। तो ये अब आपका सेल पूरा कंप्लीट हो गया। देखो यहाँ पे हम कहीं बैटरी नहीं लगा रहे हैं, इनफैक्ट बैटरी तो बना रहे हैं ना, यही तो बैटरी है, यही तो सेल है एक्चुअली, बैटरी नहीं बोलना चाहिए, सेल है ये, है ना। तो हम एक सेल ऊपर थोड़ा लगाएंगे, इससे तो हम करंट जनरेट कर रहे हैं ना, ये कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऐसे रिएक्शन जो अपने आप हो रहे हैं, आपको कुछ करना नहीं पड़ रहा है उसके लिए, राइट। तो वो केमिकल एनर्जी अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। देखिए अल्टीमेटली होने क्या वाला पता है, ये आपका नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड हो जाएगा, कारण इसमें इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, जिंक जब बाहर आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है ना उसके पास, तो ये इलेक्ट्रोड आपका नेगेटिव हो जाएगा और ये इलेक्ट्रोड आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है, और जहां पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है ना, वहां पे करंट फ्लो करना चालू करेगा। इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, एंड करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। करंट हमेशा ऐसे ही फ्लो करता है, कोई भी चीज ऐसे ही फ्लो करती है। कोई भी चीज अपने आप फ्लो कर रही है तो वो क्यों कर रही है, बिकॉज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में आ रहा है। लो से हाई में कोई चीज फ्लो नहीं करेगी विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, हमको कुछ एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी, तब वो एक लो से हाई में जाएगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इसको हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल। और ये एग्जांपल कौन सा है, डेनियल सेल का। व्हेन आई एम मेकिंग माय सेल विद जिंक एंड कॉपर, द सेल इज नोन एज डेनियल सेल। ऐसे बहुत सारे सेल हैं, है ना। जैसे हमारा लेड एसिड बैटरी होती है जो गाड़ियों में लगाते हैं हम, है ना, उसमें हम इलेक्ट्रोड्स अलग अलग ले रहे हैं, वहां लेड का इलेक्ट्रोड है, लेड है और लेड ऑक्साइड, 2 इलेक्ट्रोड, हमको 2 इलेक्ट्रोड्स तो लेने हैं ना, एक को एनोड बनाना है, दूसरे को कैथोड बनाना है। तो हम बस इलेक्ट्रोड्स चेंज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट चेंज करते हैं, अलग अलग टाइप के सेल आते हैं। जैसे एक मर्क्यूरी सेल होता है ना, जैसे मैंने आपको एक लेड एसिड बताया, एक मर्क्यूरी सेल होता है। तो अलग अलग टाइप के सेल्स में, बट वर्किंग इस टाइप की होगी, एक में ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, दूसरे में रिडक्शन हो रहा होगा। बस चेंजेस क्या होंगे, हाँ, 2 बीकर्स तो रहेंगे, मतलब 2 अलग अलग, हमको अलग रखना है, हमको अपने एनोड को कैथोड से अलग रखना है। इनफैक्ट आपके वो जो ड्राई सेल होता है ना, जिसको हम लैप्लांशियस सेल बोलते हैं, पेंसिल बैटरी, वो भी यही है ना। अब आप बोलोगे सर वो तो एक ही है, एक्चुअली अंदर उसके 2 पार्ट में डिवाइडेड है वो, ठीक है, ताकि आपका एनोड और कैथोड अलग रहे, बीच में सॉल्ट ब्रिज रहे और वो करंट प्रोड्यूस करे। एम आई क्लियर?
ठीक है, चलो तो इसकी वर्किंग लिख लेते हैं। तो ये पे यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान देना, एक चीज और, ये एनोड हुआ ना, क्योंकि ऑक्सीडेशन यहाँ हो रहा है, तो ये एनोड हुआ और ये कैथोड हुआ। तो एक फर्क है हमारा इस वाले और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, वो फर्क क्या है, वहां पे एनोड हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता था, याद है, हम पॉजिटिव टर्मिनल में एनोड कनेक्ट करते थे, तभी तो एन आयन वहां आता था। ये तो याद है ना कि एन आयन एनोड में आता था, याद है कि नहीं, तभी तो मैंने बताया था कि एन आयन का नाम एन आयन क्यों पड़ा था, क्योंकि वो एनोड के पास जा रहा था, एन और है आयन, तो आयन लग गया उसका। तो एन आयन एनोड के पास जा रहा था और कैट आयन कैथोड के पास जा रहा था। तो एन आयन तो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन है ना, वो एनोड के पास जा रहा है, मतलब एनोड वाज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, बट यहां पे एनोड इज अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड। बट कंसेप्ट वही है, एनोड में यहां भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, वहां भी ऑक्सीडेशन हो रहा था, कैथोड यहां पे भी रिडक्शन शो कर रहा है, वहां पे भी रिडक्शन ही हो रहा था, बस इसका पोलैरिटी चेंज हुआ है। पोलैरिटी चेंज हुआ कहने का मतलब, वहां पे एनोड पॉजिटिव था, यहाँ पे एनोड नेगेटिव है, वहां पे आपका कैथोड पॉजिटिव नेगेटिव था, यहाँ पे कैथोड आपका पॉजिटिव है, ये थोड़ा चेंजेस आए हैं। एम आई क्लियर? ठीक है, चलो इसको लिखते हैं अपन, इसका वर्किंग लिखते हैं। क्या लिखे अपन, हेडिंग क्या डालें, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ डेनियल सेल। अच्छा ये भी बता देता हूँ जो आप लिख दियो, है ना, इसको एक तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का, हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेल को विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स। कैसे, जैसे लेफ्ट में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ना, तो ऑक्सीडेशन में हो क्या रहा है एक्चुअली, जिंक जो है वो Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, हाँ या ना, और वो कहां पे हो रहा है, यहां पे, यही तो इंटरफेस है ना, यही तो बाउंड्री है दोनों के बीच में, जिंक और जिंक सल्फेट को कौन सेपरेट किया हुआ है, ये बाउंड्री। तो ये बाउंड्री अपन ऐसे शो करते हैं यहाँ पे कि जिंक से Zn2 पॉजिटिव बन रहा है बाय ऑक्सीडेशन। ये क्लियर है सबको? इसके बाद इस तरफ क्या हो रहा है, कॉपर टू पॉजिटिव कॉपर में चेंज हो रहा है, अगेन इसी बाउंड्री में, इंटरफेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बाउंड्री का एक और नाम होता है इंटरफेस। ठीक है, ओके, और इन दोनों के बीच में क्या है, ठीक है, तो ये इस सेल का रिप्रेजेंटेशन होता है। दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, लेफ्ट वाला पार्ट ऑक्सीडेशन, राइट वाला पार्ट रिडक्शन। तो आपको सेल देख के समझ में आ जाएगा कि कौन सा ऑक्सीडेशन हाफ सेल है और कौन सा रिडक्शन हाफ सेल है, किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसमें रिडक्शन हो रहा है, कौन सा इलेक्ट्रोड लेना है, वो भी हमको दिख रहा है यहाँ पे। आप समझ रहे हो ना क्या हो रहा है, और रिएक्शन तो मैंने यहाँ लिख ही दिया है दोनों का अलग अलग, ऑक्सीडेशन हाफ सेल का रिएक्शन ये हो रहा है और रिडक्शन हाफ सेल में ये हो रहा है, ओवरऑल सेल रिएक्शन ये है। एम आई क्लियर? समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, चलो इसको लिखते हैं डीनियल सेल में। लिखना, द सेल इज सेटअप एज फॉलोज, द सेल इज सेटअप एज फॉलोज, द सेल इज सेटअप एज फॉलोज, हाइफन डाल के लिखो फॉलोज के बाद, अ जिंक रॉड इज प्लेस्ड इन जिंक सल्फेट सोल्यूशन, a zinc rod is placed, a zinc rod is placed in zinc sulfate solution, a zinc rod is placed in zinc sulfate solution, taken in a beaker, taken in a beaker, taken in a beaker, full stop. A copper rod is placed in copper sulfate solution, taken in another beaker. सेम लाइन पूरी रिपीट करना है कॉपर के साथ, another beaker लिखना है, पर अब लिख पाएंगे, a copper rod is placed in copper sulfate solution, taken in another beaker. CuSO4 लिख लो ना, पूरा नाम लिखने से बेटर है ना, CuSO4 ZnSO4। ओके, आगे बढ़े, ये तो इन दोनों, ये दोनों रॉड्स रख दिए हमने, है ना, अब इसका दोनों कनेक्शन लिख लेते हैं, एक बाहर वाला और एक अंदर वाला। ठीक है, देखो एक लाइन फुल स्टॉप डाल के, द टू रॉड्स आर कनेक्टेड बाय, द टू रॉड्स आर कनेक्टेड बाय, the two rods are connected by a wire, connected by a wire, connected by a wire, रॉड को वायर से कनेक्ट किया और सॉल्यूशन को ब्रिज से, है ना, एंड द टू सॉल्यूशंस आर कनेक्टेड बाय अ सॉल्ट ब्रिज, एंड द टू सॉल्यूशंस आर कनेक्टेड बाय अ सॉल्ट ब्रिज।
and the two solutions are connected by a salt bridge. ठीक है, सॉल्ट ब्रिज के बारे में एक लाइन लिखना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तो दो फंक्शन है, वो दोनों लिख लेते हैं नीचे। एक अलग पैराग्राफ बनाना। अ सॉल्ट ब्रिज इज अ यू शेप्ड ट्यूब। अ सॉल्ट ब्रिज इज अ यू शेप्ड ट्यूब। A salt bridge is a U-shaped tube containing concentrated solutions of an inert electrolyte containing concentrated solution of an inert electrolyte। इनर्ट मतलब थोड़ी सी अनरिएक्टिव है ना वो, क्योंकि उसको रिएक्शन नहीं करना अंदर जाके। रिएक्शन तो ऑलरेडी जिंक कॉपर कर रहे हैं ना, उनको बस उनको न्यूट्रलाइज करना है और कनेक्टिविटी कंप्लीट करनी है, दैट्स इट। आप समझ लो इसको एक तरह का कैटलिस्ट। नहीं, कैटलिस्ट भी तो यही करता है ना। हाँ, वो रिएक्शन को फास्टर करता है विदाउट एक्चुअली टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। आपको उसको उसमें रिएक्शन का कोई पार्ट, मतलब उसका पार्ट रिएक्शन में नहीं दिखेगा आपको, कहीं प्रोडक्ट में नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ओके, क्या लिखे? concentrated solution of an inert electrolyte like KCl पोटेशियम क्लोराइड, KNO3 और करके है ना, और K2SO4 पोटेशियम क्लोराइड या पोटेशियम नाइट्रेट या पोटेशियम सल्फेट। KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, राइट, या फिर पोटेशियम सल्फेट। फर्स्ट अप, an inert electrolyte is one. An inert electrolyte is the one which the inert electrolyte is the one which do not take part in the reaction, which do not take part in the reaction. First up, the main functions of the salt bridge are, the main functions of the salt bridge are, the main functions of the salt bridge are, first likhna, first point, to complete the electrical circuit, to complete the electrical circuit, to complete the electrical circuit, to complete the electrical circuit by allowing the ions to flow from, by allowing the ions to flow from one solution to the other, by allowing the ions to flow from one solution to another, without mixing of the two solutions। हम जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट को मिक्स नहीं कर रहे हैं, ठीक है, without mixing of the two solutions, without mixing of the two solutions। And second function लिखना, to maintain the electrical neutrality, to maintain the electrical neutrality, to maintain the electrical neutrality of the solutions in the two half cells, of the solutions in the two half cells, of the solutions in the two half cell, in the two half cell। ठीक है, ये दो आपके मेजर फंक्शन है इसके। ठीक है, डायग्राम के लिए जगह छोड़ देना, आप लोग बुक से बना लेना घर पे देख के। एक बार देख लो कौन सा डायग्राम है, पेज नंबर। डायग्राम ये तो समझ में आ गया ना जो मैंने यहाँ समझाया, बस इसी को नोट करना है, पीछे चला गया। आपकी बुक में पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिया हुआ है ना, एनसीईआरटी में हमने पहले इलेक्ट्रोलाइटिक पढ़ा, हाँ उसके ऊपर वाला टॉप वाला। ठीक है, दिस वन।
क्लियर है, दिख रहा है सबको? वो डायग्राम आप लोग नोट मतलब कॉपी में बना लेना, हो जाएगा। जगह छोड़ दो ताकि याद रहे कि हमको कुछ करना है उसमें, है ना, जगह में। वही डेनियल सेल है, ठीक है, क्लियर है। चलो अब एक चीज और देखते हैं, ध्यान देना यहाँ पे। हम ये जो रिएक्शन पढ़ते थे 10th क्लास में, Zn प्लस CuSO4 गिव्स ZnSO4 प्लस Cu, तो हम इसका नाम क्या बोलते थे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या होता था, याद है ना? एक रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ते थे हम, जिसमें पोटेशियम सबसे टॉप में होता था, फिर सोडियम, है ना, फिर नीचे आते थे मैग्नीशियम, जिंक, एल्यूमिनियम, आयरन, हाइड्रोजन, फिर कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। याद है ऐसा कुछ लिस्ट था ना, जिसमें बेसिकली द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। जो सबसे टॉप में है वो मोस्ट रिएक्टिव है, जो सबसे बॉटम में वो लीस्ट रिएक्टिव है। और हम ऐसा पढ़ते थे कि एक मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट जो ऊपर है वो नीचे वाले को उसी के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते थे। है तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ना, बट इन केमिस्ट्री ऑल रिएक्शंस आर रिडॉक्स, तो उसको रिडॉक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जिंक को ही हमने एनोड बनाया और कॉपर को कैथोड बनाया, क्योंकि हमें पता है कि जिंक का ही ऑक्सीडेशन होने वाला है, कॉपर का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? जब जिंक उसके सामने है तो कॉपर रेड्यूस ही होगा, कॉपर के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। पर यही सेल आप कॉपर और सिल्वर का बनाओ, बना सकते हैं कॉपर और सिल्वर का सेल। आप कॉपर ले लो और सिल्वर के लिए AgNO3 आपका इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा, और कॉपर के लिए कॉपर नाइट्रेट इलेक्ट्रोलाइट ले लो, वही दो सॉल्ट बनाना अपन को अलग से। अभी जैसे अपन ने यहाँ पे दो बीकर लिया ना, एक में कॉपर और कॉपर सल्फेट डाला, एक में जिंक और जिंक सल्फेट डाला। अब ऐसे ही दो बीकर और लूंगा मैं, एक और सेल बनाने वाला हूं मैं। अब पर मैं जिंक कॉपर को नहीं लूंगा, मैं लूंगा कॉपर और सिल्वर को। तो मैं अब एक कंटेनर में डालने वाला हूँ, एक बीकर में डालने वाला हूँ कॉपर नाइट्रेट, कॉपर डिप करके, और दूसरे में डालने वाला हूँ सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर डिप करके। उसमें बन सकता है ऐसा सेल। बट अब हमको पता है कि अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। तो अब कॉपर विल बिहेव लाइक एनोड एंड सिल्वर विल बिहेव लाइक कैथोड। मतलब कॉपर ऑक्सीडाइज होगा, सिल्वर ऑक्सीडाइज नहीं होगा, सिल्वर रेड्यूस होगा। एम आई क्लियर? ठीक है, तो अब वहां रिएक्शन क्या होगा? CuNO3 कॉपर नाइट्रेट ट्वाइस, है ना, प्लस Ag। रिएक्शन समझ में आ रहा है? अभी कॉपर ने सिल्वर को उसी के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस किया। एम आई क्लियर? ठीक है, इसका रिएक्शन नहीं लिखा ना हमने, जिंक वाले का रिएक्शन लिखियो क्या आप दोनों, ये वाला लिख लो ना दोनों को, डायग्राम बना लोगे ना, और नीचे लिख लेना रिएक्शन क्या रहेगा। पहला रिएक्शन, जिंक गिव्स जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके ब्रैकेट में लिखना ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और उसके जस्ट नीचे Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu, ये हो गया आपका रिडक्शन हाफ सेल। देखिए दोनों चीजें, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल। और ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा? Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव गिव्स Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। ये भी लिख लो, रिप्रेजेंटेशन में बाद में लिखवाऊंगा, ठीक है, अभी मत लिखो इसको, ठीक है, इसको मैं अलग से लिखवाऊंगा कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सेल को। ये क्लियर है रिएक्शन? अरे ये जो अभी दोनों लिखियो ना, इसी को ऐड करने से आया ये रिएक्शन। 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, जो 2 इलेक्ट्रॉन जिंक ने लूज किए वही 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर ने गेन कर लिए, तो खत्म हो गया ना, वो इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेगा आपको, आपने फिर सिंपली वो दोनों रिएक्शन को ऐड कर दिया है। ये क्लियर है ओवरऑल रिएक्शन? इस टाइप का ओवरऑल रिएक्शन तो हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी लिखा है ना, जब अपन फर्स्ट टॉपिक पढ़ रहे थे कि व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, तो हम वहां भी तो यही करते थे कि एनोड में ये होगा, कैथोड में ये होगा, दोनों को ऐड कर दो, ओवरऑल रिएक्शन ये हो जाएगा ऐड करने के बाद। क्लियर है ये? ठीक है, वैसे ही इसका रिएक्शन ये होगा, Cu2 पॉजिटिव प्लस Ag पॉजिटिव गिव्स 2 Cu प्लस Ag, ऐसा कुछ होगा। हाँ एक सेकेंड, हाँ अभी ठीक है क्या इसका? अच्छा ब्रैकेट में ना, हाँ आएगा ना, इसको बैलेंस होना किया मैंने अभी, ये बैलेंस नहीं है अभी, है ना। पर अभी फिर मैंने ना एटम और आयन के नाम लिखे हैं कि कॉपर है, Ag पॉजिटिव है इससे,
गिव्स कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस Ag। आयनिक रिएक्शन बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं? ऊपर जो लिखा है ना वो आपका कंप्लीट रिएक्शन है, ये आयनिक रिएक्शन है, जहां मैंने नाइट्रेट आयन को नहीं लिया है क्योंकि दोनों में कॉमन है नाइट्रेट आयन, तो इससे मैंने उसको नहीं लिया है। ठीक है, अब देखो ये रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है, कारण सिल्वर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, बट कॉपर को तो 2 चाहिए ना। Cu2 पॉजिटिव बनने के लिए कॉपर को कितने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हमको यहाँ पे भी 2 सिल्वर लेना पड़ेगा, आया ना? एम आई क्लियर? कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और सिल्वर एक ही इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। अब 2 सिल्वर हो गए, तो अब दोनों सिल्वर एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और 2 सिल्वर बनेगा। अब रिएक्शन बैलेंस है, आप समझ रहे हो ना? कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया और यही 2 इलेक्ट्रॉन Ag ने गेन किया, तो उसके लिए 2 Ag चाहिए ना, लेकिन एक Ag पॉजिटिव को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, पर कॉपर तो 2 दे रहा है, तो उसको यूटिलाइज करने के लिए एक सिल्वर और आएगा, तो ये दोनों सिल्वर एक एक इलेक्ट्रॉन लेंगे और 2 सिल्वर एटम बन जाएंगे। एम आई क्लियर? समझ में आ रही बात सबको? ठीक है, तो एक्चुअली में क्या होता है ना, ये इलेक्ट्रोड्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन एनोड बनेगा कौन कैथोड बनेगा। ऐसा नहीं कि हम कोई भी किसी को भी एनोड बना दिए किसी को भी कैथोड बना दिए। ठीक है, हमको क्या करना होता है, उनकी कुछ एक वैल्यू होती है, बात देखेंगे हम कि कौन सी वैल्यू को देख करके हम डिसाइड कर रहे हैं कि कौन कैथोड बनेगा कौन एनोड। अभी तो मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज का एग्जांपल दिया कि जिंक ऊपर था रिएक्टिविटी सीरीज में, कॉपर नीचे था, तो कॉपर बन गया कैथोड और जिंक बन गया एनोड। वैसे ही कॉपर सिल्वर से ऊपर है, तो कॉपर बन गया एनोड, सिल्वर बन गया कैथोड। समझ में आ रही है बात? ठीक है, ओके चलो ठीक है। ओके, तो इनको हम क्या बोल रहे हैं, इन इंडिविजुअल को हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं ना, इसको क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रोड। ये भी क्या है? एक इलेक्ट्रोड। कंप्लीट दोनों को एक साथ देखेंगे तो सेल बोलेंगे, गैल्वेनिक सेल, राइट? तो यहां क्या होता है ना, हम यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर भी लगा के रखते हैं। गैल्वेनोमीटर लगा लो या वोल्टमीटर लगा लो या एमीटर लगा लो, कुछ भी लगा लो, पर बैटरी मत लगाना, सेल मत लगाना। हमसे मेजर करना चाह रहे हैं कि जो करंट यहां से फ्लो कर रहा है वो कितना एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, या अगर इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है तो कितना वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? पोटेंशियोमीटर सब सुनो ना आप लोग, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, है ना? तो बेसिकली एमीटर का काम है करंट मेजर करना, वोल्टमीटर आपका इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेगा, और गैल्वेनोमीटर क्या करता है, वो हल्का सा भी अगर करंट होगा ना तो उसको भी डिटेक्ट कर लेगा। आपका एमीटर हो सकता है कि एकदम बहुत माइन्यूट करंट को डिटेक्ट ना कर पाए, बट गैल्वेनोमीटर एक माइन्यूट करंट को भी डिटेक्ट करके उसका जो एरो है, पॉइंटर है, वो डिफ्लेक्ट हो जाता है, तो हमको समझ में आ जाए कि हाँ उस वायर में करंट फ्लो हो रहा है। तो जस्ट टू चेक कि whether current is flowing or not, whether the potential difference is established between two electrodes or not, हम यहाँ पे वोल्टमीटर या एमीटर लगाएंगे, और वो वोल्टमीटर जो रीडिंग देगा ना वो कहलाएगा इस पूरे सेल का ईएमएफ। ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव जिसको आप पोटेंशियल ही बोल सकते हो, है ना? तो ये आपके पूरे सेल का पोटेंशियल देगा, जिसको हम डिनोट करते हैं ई सेल से। ई सेल मतलब पूरे सेल का पोटेंशियल। जैसे आप लोग बोलते हो ना, शॉप जाते बोलिए 9 वोल्ट की बैटरी देना, तो उस बैटरी का या उस सेल का वो ईएमएफ है 9 वोल्ट। तो देखिए ब्लू कलर की बैटरी आती है, ब्लू व्हाइट कलर की बैटरी होती है ना, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों उस एक तरफ ही होता है, देखियो कि नहीं, है ना? तो उसको हम कहते हैं बेसिकली एक तरह का वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का 9 वोल्ट है। एम आई क्लियर? हम जो पेंसिल सेल यूज करते हैं वो 1.3 1.5 वोल्ट के आते हैं एक एक पेंसिल सेल, तो वो एक्चुअली में 1 वोल्ट है क्या, वो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। एम आई क्लियर? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड्स का हम पोटेंशियल बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कुछ होगा, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कुछ होगा, माइनस करोगे तो ई सेल आ जाएगा। एम आई क्लियर? जैसे आप लोग करते हो ना कि जैसे आप लोग फिजिक्स में पढ़ते होगे कि 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो वीएबी नाम दे दिए, वीए माइनस वीबी या वीबी माइनस वीए, कुछ ऐसा करते हो कभी? इलेक्ट्रिसिटी में किए होंगे ना, तो यहाँ भी तो वही कर रहे हैं। इसका मान लो वीए है, ये मान लो वीबी है, पोटेंशियल अलग अलग, तो अलग अलग के पोटेंशियल को क्या नाम दिया अपन? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रोड्स है ना, दिस इज वन इलेक्ट्रोड, दिस इज अनदर इलेक्ट्रोड, तो इनके इंडिविजुअल पोटेंशियल को हम क्या नाम दे रहे हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एम आई क्लियर? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एंड द डिफरेंस ऑफ द टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज ई सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल। एम आई क्लियर? 2 पॉइंट के बीच के डिफरेंस को तो पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हो ना, तो ये तो आप सेल का पोटेंशियल डिफरेंस बोल लो, ई सेल, बट वो कैसे आएगा? दोनों का डिफरेंस करके। एम आई क्लियर?
अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी ना दो टाइप के होते हैं। मैंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या बताया, इट इज द पोटेंशियल ऑफ योर इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब ये भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और एक होता है रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये नाम क्यों पड़ा होगा आप बता सकते हो कि सर उस इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन हो रहा होगा और दूसरे इलेक्ट्रोड में रिडक्शन हो रहा होगा, इसलिए नाम पड़ गया। इसको हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे, इसके पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे और इसके पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे, क्योंकि इसमें रिडक्शन हो रहा है। एम आई क्लियर? ठीक है, और दोनों के बीच के डिफरेंस को ई सेल बोलते हैं। और जनरली हम क्या करते हैं, अभी लिखना मत, इसको मैं लिखवा दूंगा। ई सेल होता है आपका ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड मतलब राइट वाला जहां पे रिडक्शन हो रहा है, और एनोड मतलब लेफ्ट वाला जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ई कैथोड माइनस ई एनोड हमारे ई सेल का फॉर्मूला होता है। किसी भी सेल का ईएमएफ अगर निकालना है तो उनकी दोनों इलेक्ट्रोड्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को माइनस कर दो। पहले ये पता करो कि कैथोड कौन बनेगा, और दूसरे बार ये पता करो कि एनोड कौन बनेगा, और फिर दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को माइनस करने पे हमको ये ई सेल मिल जाएगा। क्लियर है? हाँ, अब यही पूरी चीज अगर एक स्टैंडर्ड कंडीशन में हो रही हो, स्टैंडर्ड कंडीशन कहने का मतलब टेम्परेचर 298 केल्विन, प्रेशर का यहाँ पे ज्यादा रोल नहीं है, है ना, टेम्परेचर 298 केल्विन एंड कंसंट्रेशन का रोल है यहाँ पे, क्योंकि आप यहाँ पे क्या ले रहे हो, सॉल्यूशंस ले रहे हो ना, और सॉल्यूशंस का क्या होता है ना, इतने सारे मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन पढ़े ना अपन, तो यहाँ पे अपन मोलैरिटी में डील करेंगे, मोल पर लीटर। तो आपके इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन कितना है इस पे डिपेंडेंसी होगी, पहला, और दूसरा टेम्परेचर पे, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से डिसोसिएशन बढ़ता है ना, तो उससे भी कंडक्टिविटी कम ज्यादा हो सकती है। तो ये दो फैक्टर्स पे आपका पूरे सेल का ईएमएफ डिपेंड करता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कंडीशंस अगर अपन ये लेके यूज करते हैं ना, तो उसके लिए अपन फिर यहाँ पे एक ई के ऊपर एक नॉट लगा देते हैं, ई नॉट सेल। ई नॉट सेल मतलब क्या हो गया, इट इज स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। जब तक ई सेल था तो अपन ऐसे ही बोल रहे थे विदाउट एनी स्टैंडर्ड कंडीशन, पर जब मैं कंडीशन स्टैंडर्ड ले रहा हूं, यानी कि 298 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 मोलार दोनों का कंसंट्रेशन, जिंक सल्फेट भी और कॉपर सल्फेट भी 1 मोलार कंसंट्रेशन पे है, 1 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन है उनकी, ये स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन होती है। तब उस समय के पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, ई नॉट सेल। तब यहाँ पे भी नॉट नॉट आ जाएगा, ई नॉट कैथोड, ई माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है, एक आप लोग अगर बुक रखे तो बुक में निकालना, एक टेबल दी हुई होगी आपके बुक में, हाँ, पेज नंबर 37, नई बुक में पेज नंबर 37, उस टेबल का टाइटल होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 298 केल्विन। दिखा सबको बुक का पेज? हाँ, शायद पुरानी बुक में वो लेफ्ट वाले पेज में होगा, लेफ्ट पेज में है ना, अच्छा राइट पेज में है, ठीक है, नई वाली बुक में भी राइट पेज में है। ठीक है, अब वो जो टेबल आप देख रहे हो ना, उसमें अलग अलग इलेक्ट्रोड्स का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा हुआ है, आप देख रहे हो टेबल, है ना, और उसको भी लिखने के लिए ना हमने एक इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड माना है। कैसे स्टैंडर्ड माना है, ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो, मुझे जिंक और कॉपर का मैंने सेल बनाया, एवरीवन सब सुन रहे हैं ना, कैसे निकालेंगे मैं ध्यान से आप लोगों को बता रहा हूं, देखना। मैंने जिंक और कॉपर का एक सेल बनाया, मैंने उनको बाहर से वायर में कनेक्ट कर दिया, अंदर सॉल्ट ब्रिज लगा दिया, और यहां पे लगा दिया एक वोल्ट मीटर। ठीक है, ये वोल्ट मीटर मुझे रीडिंग देना होगा, मान लो 1.3 वोल्ट, तो वो तो सेल का ईएमएफ हो गया। 1.3 वोल्ट इज द ईएमएफ ऑफ सेल, जो कि इसका और इसका डिफरेंस करके निकाला गया है सेल, राइट। बट अगर मुझे इंडिविजुअल जिंक और कॉपर का पोटेंशियल निकालना है तो मैं क्या करूंगा, तो इसके लिए क्या किया गया, एक इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड बनाया गया, रेफरेंस। रेफरेंस समझते हो आप लोग, एक पॉइंट होता है रेफरेंस पॉइंट, जहां से हम चीजें मेजर करते हैं, वैसे ही यहां पे एक इलेक्ट्रोड को रेफरेंस माना गया कि ये हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, और इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को 0 माना गया। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को 0 माना गया, और अब हम क्या कर रहे थे, अलग अलग इलेक्ट्रोड्स को इसी स्टैंडर्ड के साथ अटैच कर रहे थे, लाइक दिस। वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड एक्चुअली होता है हाइड्रोजन का, किसका होता है, हाइड्रोजन का, उसको बोलते हैं SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। वो आपके पीछे एक और पेज करोगे तो आपको दिखेगा, तो आगे नहीं पीछे दिखा, फिगर नंबर 2.3 दिखा, दैट इज एक्चुअली शी। वो क्या है, शी है, लड़की नहीं है वो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड।
जिसके पोटेंशियल को क्या माना जाता है, इलेक्ट्रो पोटेंशियल को जीरो। अब अगर आप ध्यान से सुनना, अब अगर आपने इसी शी के साथ जिंक इलेक्ट्रोड को अटैच किया, ये तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना, और आपने उसको किसके साथ अटैच किया है, जिंक के साथ। जिंक भी हाइड्रोजन के ऊपर होता है ना, तो अगेन जिंक में क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन का होगा रिडक्शन। और अब जो वैल्यू आएगी पोटेंशियोमीटर, वो वोल्टमीटर में, वो जो वैल्यू होगी ना, वो एक्चुअली जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का तो जीरो है। आप सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? देखो यहां ले लिया मैंने जिंक, एवरीवन सब यहां ध्यान देना, यहां ले लिया मैंने हाइड्रोजन, जानबूझ के मैंने हाइड्रोजन को राइट में रखा है क्योंकि उसमें कैथोड है, मतलब वो वहां रिडक्शन होने वाला है, ठीक है। और यहां हमने कनेक्ट कर दिया इसको वायर से, यहां सॉल्ट ब्रिज भी लगा दिया, सेम सेल बना रहे हैं, बस मैंने इलेक्ट्रोड अलग यूज किया। इसका बाय डिफॉल्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 वोल्ट होता है, इसका मुझे पता नहीं है, निकालना है, तभी तो कनेक्ट किया इसके साथ, ठीक है। और यहां लगा देंगे वोल्ट मीटर, क्लियर? हाँ 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 करेगा ना। आप हाइड्रोजन और सिल्वर को ले लो, हाइड्रोजन और सिल्वर को, तो उस केस में हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होगा और सिल्वर रिड्यूस होगा। देखो हर बार हम हाइड्रोजन को राइट साइड में नहीं रखेंगे, वो तो जिंक था तो हमने हाइड्रोजन को राइट साइड में रखा। अगर यहाँ पे कॉपर के साथ बनाते ना इसका, तो कॉपर राइट साइड में आता, हाइड्रोजन लेफ्ट में आता। आपको याद है हम ऐसा पढ़ते थे कि सारे एसिड्स में से, मतलब सारे मेटल्स एसिड्स में से हाइड्रोजन लिबरेट करते हैं, बट कॉपर नहीं कर पाता क्योंकि कॉपर कम्स बिलो हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज। इफ यू रिमेंबर रिएक्टिविटी सीरीज, हाइड्रोजन के नीचे कॉपर होता है, तो कॉपर HCl से H को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, जिंक कर सकता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? उसका कारण यही है कि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो अगर आप कॉपर और हाइड्रोजन का बनाओगे ना सेल, तो हाइड्रोजन को यहां लिखूंगा, कॉपर को यहां लिखूंगा। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? लेफ्ट वाले में हमेशा ऑक्सीडेशन दिखाते हैं अपन, और राइट वाले में रिडक्शन। एम आई क्लियर? तो इसका पोटेंशियल बाय डिफॉल्ट 0 मानते हैं अपन रेफरेंस के लिए। अब जो भी ये रीडिंग आ रही होगी ना, वो एक्चुअली में इसका पोटेंशियल होगा, क्योंकि इसका तो 0 है। और हम निकालते कैसे इसको, इन दोनों को माइनस करके, है ना। ये जो भी वैल्यू आ रही होगी वो इन दोनों का माइनस आ रही होगी, उसमें एक वैल्यू तो 0 है, तो ऑब्वियसली जो भी पोटेंशियल होगा वो इसी का होगा, है ना। है ना। अब मैंने जो दो टाइप के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोले थे ना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल, अगर किसी इलेक्ट्रोड का, ध्यान से सुनना, अगर किसी इलेक्ट्रोड का हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहां तो वही हो रहा है ना, अभी इस इलेक्ट्रोड का हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि हाइड्रोजन खुद रिड्यूस हो रहा है ना, तो सामने वाला ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। तो इस पोटेंशियल को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। भाई अगर मैं हाइड्रोजन और कॉपर का सेल बनाऊं, ये लगा दिया मैंने सॉल्ट ब्रिज, ये लगा दिया वायर, ठीक है। अब यहां होने वाला है रिडक्शन और यहां होने वाला है ऑक्सीडेशन, और जो वैल्यू आएगी यहां पे वोल्टमीटर की, वो इसकी रिडक्शन पोटेंशियल होगी। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं बोला मैंने, अब क्या बोला मैंने? रिडक्शन पोटेंशियल। और पिछले बार में क्या बोला मैंने? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में जिंक ऑक्सीडाइज होता है, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में कॉपर रिड्यूस होता है। एम आई क्लियर? है ना। पर वो जो टेबल है ना, वहां पे उस टेबल में सबकी रिडक्शन पोटेंशियल दी हुई है। एक बार जिंक का वैल्यू बताना मुझे, जिंक का वैल्यू क्या दिया है वहां पे? जिंक का मिला आप लोग को? कितना है? माइनस कुछ होगा, देखो -0.76। और देखो रिएक्शन क्या लिखा है, रिएक्शन देख रहे हो? Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Zn एंड -0.76 वोल्ट उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड वाला। यही तो है वहां पे जो आपने अभी पढ़ा, वो यही चीज लिखी हुई है ना। बट इस रिएक्शन में जिंक का रिएक्शन ये थोड़ी ना हुआ, जब हाइड्रोजन के साथ कनेक्शन किया गया जिंक का, तो जिंक का रिएक्शन क्या हुआ है? ये हुआ है, ना कि ये। दोनों सेम दिख रहा है क्या आप लोग को? नहीं ना। यहां पे जिंक रिड्यूस दिख रहा है आपको, और यहां पे जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है, और एक्चुअली में हमारे इस सेल में तो यही हो रहा है, ऑक्सीडेशन ही तो हो रहा है ना वहां पे। बट वैल्यू वहां पे जो टेबल में लिखी हुई है ना, वो सबकी रिडक्शन पोटेंशियल लिखी हुई है, वो माइनस में है, मतलब यहां जो रीडिंग आ रही होगी ना, वो 0.76 रही होगी। अब जब माइनस, ये उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, माइनस लगा दोगे तो वो रिडक्शन पोटेंशियल बन जाएगा। रिवर्स हुआ ना रिएक्शन बस, तो यहां भी पोलैरिटी में रिवर्स आ जाएगा।
तो वो टेबल में सभी का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। Am I clear? That doesn't mean कि सबका रिडक्शन ही होता है हाइड्रोजन के सामने। जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होंगे उनका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा जैसे जिंक, और जो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होंगे उनका रिडक्शन हो रहा होगा जैसे कि कॉपर। देखो कॉपर का पॉजिटिव होगा 0.34, है ना, ये 0.34। तो अब आप चाहो तो डेनियल सेल का ईएमएफ निकाल सकते हो। कैसे? ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ऐसा होता है रिएक्शन फॉर्मूला। नीचे लिखा था ना मैंने फॉर्मूला, ई सेल कहां गया, ई सेल इज इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये लिखे थे। अब बताओ डेनियल सेल में कैथोड कौन है? डेनियल सेल में कैथोड कौन है? कॉपर। कॉपर का वैल्यू बताना मुझे, टेबल से देख के कितना बताए थे अभी, ठीक है, माइनस। एनोड कौन है? जिंक। डेनियल सेल की बात कर रहा हूं मैं, जिंक है ना, जिंक की वैल्यू भी क्या बताए थे आप लोग, माइनस 0.76। ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1.1 वोल्ट। तो डेनियल सेल का पोटेंशियल डिफरेंस होता है 1.1 वोल्ट, उस सेल का ईएमएफ होता है 1.1 वोल्ट। इसको हम कम ज्यादा कर सकते हैं, ये तो स्टैंडर्ड है ना, इसको कम ज्यादा कर सकते हैं बाय वेरिंग द कंसंट्रेशन, बाय वेरिंग द टेम्परेचर। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं ना। मैं आज अभी सिर्फ आप लोग को उतना ही लिखवाया हूं, बाकी मैंने आप लोग को इस चैप्टर का इस वाले पार्ट का आधा चीज डिस्क्राइब कर दिया है कि हम क्या करेंगे, हम हर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। किसके हेल्प से? शी की हेल्प, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से। बस आपको मैंने यहाँ पे एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सेल रख दिया है, आपके पास सबके पास अलग अलग मेटल का इलेक्ट्रोड पड़ा हुआ है। आप आओ यहाँ पे कनेक्ट करो, वोल्टमीटर में रीडिंग देखो, आपको उसका पोटेंशियल मिल गया। फिर दूसरा सेल आएगा, सिल्वर वाला आएगा, सिल्वर वाला कनेक्ट करेगा, रीडिंग देखेगा, वही उसका सिल्वर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? दिस इज माय रेफरेंस इलेक्ट्रोड सी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसके पोटेंशियल को हम 0 वोल्ट मानते हैं। तभी तो दूसरे वाले आके इससे अपना मैचिंग करके अपना पोटेंशियल निकाल के जा रहे हैं, और यही सबको वैल्यू को टेबल में सजा दिया गया। बट किस फॉर्म में? रिडक्शन के फॉर्म में। आपको समझ में आया ना? मतलब जिंक की जो वैल्यू आप लोग नोट किए ना, उसको नेगेटिव लिखोगे टेबल में। क्यों? क्योंकि जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ, पर जब टेबल में लिखा गया तो वो रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है, तो उसको नेगेटिव करके लिखेंगे। आप समझ रहे हो? टेबल में जो रिडक्शन पोटेंशियल, जो पोटेंशियल लिखा हुआ है जिंक का, दैट इज एक्चुअली रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक। बट जिंक का क्या रिडक्शन हो रहा है क्या हाइड्रोजन के साथ? नहीं ना, वो तो ऑक्सीडाइज हो रहा था। तो एक्चुअली में वैल्यू आप जब एक्सपेरिमेंट से देखे वो वोल्ट मीटर में, तो वो वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी, पर जब टेबल में लिखे तो नेगेटिव लिखे। कॉपर की वैल्यू नेगेटिव आ रही थी, सॉरी पॉजिटिव ही आ रही थी, क्योंकि कॉपर का तो रिडक्शन ही होता है ना, और वही वैल्यू हमने एज इट इज लिख दी। कॉपर में हमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि कॉपर का तो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में रिडक्शन ही हो रहा था। हाँ, सारे रिडक्शन आप देखो ना, सब में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा होगा, सब में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। कैन यू सी? फ्रॉम फर्स्ट रिएक्शन फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ टू द लास्ट रिएक्शन लिथियम में इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, तो इलेक्ट्रॉन का एडिशन मतलब रिडक्शन ही हुआ ना। तो ये सभी इलेक्ट्रोड का क्या लिखा हुआ है? रिडक्शन पोटेंशियल। देखो टेबल के ऊपर लिखा भी होगा, लिखा है क्या? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बस लिखा है क्या, रिडक्शन पोटेंशियल नहीं लिखा है। पर रेड्यूस्ड फॉर्म लिखा है ना ब्रैकेट में, कैन यू सी? हाँ, रेड्यूस्ड फॉर्म, क्योंकि सबको एक जैसा दिखाने के लिए उन्होंने सबका रेड्यूस्ड फॉर्म लिख दिया। बट हाइड्रोजन के साथ सबका रिडक्शन नहीं होता है, कुछ का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो वैल्यू को रिवर्स पोलैरिटी करके लिखे हैं यहाँ पे। एम आई क्लियर? ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में ये डायग्राम बना के आना सेल का, ठीक है। हम ये वाली चीज जो आज पढ़े हैं ना लास्ट क्लास में, इसको लिखते लिखते एक बार और समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। एम आई क्लियर? हाँ, ये जो अभी समझाया हूं ना, इसको नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे, शी का भी पूरा फंक्शन लिखेंगे, और कैसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे दूसरों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो शी के रेस्पेक्ट में वो देखेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू।